नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल जुडिशरी की। और मैं आपको बता दूँ, वेस्ट बंगाल जुडिशरी का एग्जाम पूरे इंडिया के लोग दे सकते हैं। वहाँ के उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। आप प्री निकाल सकते हैं, मैं निकाल सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में जाके वापस भागेंगे, तब तक मेन तो निकाले, इंटरव्यू में देख लेंगे। ठीक है, तो आइए वेस्ट बंगाल में एक और है, अटेम्प्ट फिक्स होते हैं। जैसे यूपी में अटेम्प्ट फिक्स होते हैं ना, वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी अटेम्प्ट फिक्स होते हैं। तो कुछ स्टेट हैं जो अपने अटेम्प्ट फिक्स करती है, बाकी सब जगह नहीं है। तो वेस्ट बंगाल के प्री एग्जाम बहुत ईजी है और उन्होंने नंबर भी डिफाइन कर रखे हैं, कितने नंबर लाना जरूरी है। तो देखेंगे, इसमें इंग्लिश आती है 30 मार्क्स की, इंग्लिश ग्रामर आती है, जीके आती है 40 मार्क्स की, यानी जुडिशरी वालों आपको जीके की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। जीके हर जगह आ रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपका जो है LLB कंप्लीट होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के 10 नंबर के क्वेश्चन है और टॉट के 10 नंबर के क्वेश्चन है, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ टॉट भी है। एविडेंस में 20 मार्क्स है, CPC आपकी 20 मार्क्स है, CRPC ओनली 10 मार्क्स है और IPC 10 मार्क्स है, दोनों मिला के 20 मार्क्स है। फिर आता है आपके पास पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ मिला के 10 मार्क्स है और देन लिमिटेशन है 10 मार्क्स है। तो वेस्ट बंगाल जुडिशरी के लिए आपको प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी चाहिए? तो वेस्ट बंगाल जुडिशरी के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो होती है आपके इंग्लिश की और वो होती है आपकी जीके की, क्योंकि जीके और इंग्लिश दोनों मिला के आपके 70 मार्क्स की आती है। और देन आपका लॉ है, तो आपका फोकस अगर इन दोनों में होता है तो आप मान लीजिए कि आपका वेस्ट बंगाल जुडिशरी का एग्जाम जो है क्या हो सकता है, प्री क्लियर हो सकता है। अब प्री के बाद मेन की तरफ चलते हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा, बाकी सबको वेस्ट बंगाल वालों को तो पता है कि वेस्ट बंगाल के एग्जाम ठीक वैसे ही चलते हैं जैसे कॉलेज में चलते हैं, बहुत सारे दिन चलते हैं। जैसे कहीं जुडिशरी 1 दिन में खत्म करा देती है, गुजरात तो सुबह शाम खत्म, MP 2 दिन में खत्म, राजस्थान 2 दिन में खत्म, यूपी 4 दिन में खत्म। और ये वेस्ट बंगाल जुडिशरी में ऐसा कॉलेज का एग्जाम है, बिल्कुल कॉलेज के एग्जाम की तरह है। आप जब वेस्ट बंगाल एग्जाम देने जाएंगे तो आपको काफी दिन तक वहां रुकना पड़ेगा, मतलब इतना लंबा एग्जाम चलेंगे, आपको 15 दिन तो मिनिमम रहना पड़ेगा वहां पे। वेस्ट बंगाल के अंदर कंपल्सरी पेपर जो है आपके डिवाइड है, मेन एग्जाम 2 टाइप में डिवाइड है, एक कंपल्सरी एग्जाम है आपके पास और एक ऑप्शनल एग्जाम है। तो एक कंपल्सरी एग्जाम में क्या क्या है? इंग्लिश आएगी आपके पास, जिसके अंदर आपके पास कॉम्पोजिशन आएंगे, प्रेसिव राइटिंग आएगी, ऐसे राइटिंग आएगी, उसके अंदर ट्रांसलेशन आएगी। इस ट्रांसलेशन में इन्होंने बहुत फ्री कर रखा है। इंग्लिश टू आप बंगाली में कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू में कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी में कर सकते हैं। ये इन्होंने आपको एक दूसरी लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश से लेके आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल उसमें कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ है, इंग्लिश से बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली में भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन को लेके इन्होंने काफ़ी आपको ईजी कर रखा है और वापस हिंदी टू इंग्लिश जो है वो कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन का पेपर होता है। एक जीके का पेपर, अब देखो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, और साथ में वेस्ट बंगाल, ये लोग जीके का पेपर कराएंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है। फिर CPC का एक इंडिविजुअल पेपर होता है जैसे कॉलेज में होता है, CRPC और IPC का इंडिविजुअल, ये सभी इंडिविजुअल पेपर होते हैं, आज, कल, परसों, तरसों, उसके बाद इंडिविजुअल पेपर होते हैं जैसे कॉलेज में होते हैं। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का एक पेपर होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का साथ में आता है और TP का। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 पेपर होंगे, क्योंकि आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये इनमें से 3 आपका ऑप्शनल है, टोटल 11 पेपर होते हैं, 11 दिन आपके पेपर चलते हैं और एक दिन में अगर 2 है तो 5 to 6 डेज आपके पेपर चलते हैं। बीच में आपके ऑप्शनल है तो कई छुट्टियां भी आती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑप्शनल में आपको कोई भी 3 चूज करने हैं। इसमें हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, कोई चूज नहीं करेगा, कंपनी लॉ इंश्योरेंस है, कोई चूज नहीं करेगा, इक्विटी ट्रस्ट SR है फिर भी ठीक है, पार्टनरशिप ठीक है, लिमिटेशन ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। तो इनमें से कोई आपको 3 लेना, तो लगभग 10 से 11 पेपर आपके होते हैं। बिल्कुल कॉलेज की तरह रिलैक्स होके बढ़िया एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ के जाओ, बढ़िया उसका पेपर आता है, अच्छे से आप कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल का एग्जाम जो है पूरे इंडिया के सभी जुडिशरी के लोग दे सकते हैं। इसमें कोई लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर इसमें अटेम्प्ट फिक्स होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में जैसे कि आपको पता है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हर स्टेट को लेकर उसके सिलेबस को लेकर चर्चा कर रही है और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रही है। तो आज वेस्ट बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आपको ओवरव्यू। आइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके पास 22 पार्ट है, टोटल 12 शेड्यूल है, एक्सटेंड इसका होल ऑफ इंडिया में है।
ये बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। कब बना था ये? 26 नवंबर 1949। ये डेट कहाँ लिखी है? प्रीएम्बल में, ठीक है। और इसका कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 394 में, सॉरी 394 में। तो याद रखना ये बना था, वो डेट लिखी हुई प्रीएम्बल में 26 नवंबर 1949। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है ना, तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल। हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करें, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करें। आप बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से, तो आपको वेस्ट बंगाल बंगाली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल वाले, उनसे अगर वो बंगाली में अगर याद करते हैं प्रीएम्बल को, तो मुझे अपना वीडियो बना के जरूर भेजिएगा। मैं आपके इस प्रीएम्बल को जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी। महाराष्ट्र वाले अगर वीडियो दे रहे तो आप मराठी में जरूर बना के भेजिएगा। गुजराती वाले अगर ये वीडियो देख रहे तो गुजराती में प्रीएम्बल बोल के जरूर वीडियो भेजिएगा, मैं अपने यूट्यूब पे उसको डालूंगी। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते तो सबसे पहला, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हमेशा हिंदी बोलती हूँ, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंडित लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। तो ऐसे करके आपको हमेशा इसको याद करनी है, ठीक है। तो जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो प्रीएम्बल को आपको आपके लैंग्वेज में याद होनी चाहिए, जो आपको याद करनी है। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो ये जो आया है अपने पास 26 जनवरी 1950 को ये आया है। देन आता आपके पास पार्ट नंबर 1 कहता है, पार्ट नंबर 1 क्या कहता है आपका? पार्ट नंबर 1 कहता है कि मैं हूं आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है, जो किसकी बात करता है? यूनियन एंड इसके टेरिटरी की बात करता है। पार्ट नंबर 2 कहता है कि मैं यहाँ पे किसकी बात करूँगा? सिटीजन। तो सबसे पहले यूनियन आएगा, उसकी टेरिटरी को लाएगा, उसके बाद क्या करेगा? सिटीजनशिप दे देगा आपको। क्या करेगा? सिटीजनशिप आपको दे देगा। तो पहला आ गया आपका यहाँ का एरिया 1 to 4, फिर यहाँ रहने वाले लोगों को हमने दे दी सिटीजनशिप। क्या दे दी? सिटीजनशिप 5 to 11। और देन आता आपके पास फंडामेंटल राइट्स। जब यहाँ रहोगे तो सर्वाइव करने के लिए आपको मूल अधिकार चाहिए, तो आपको अधिकार। तो पहले हमने आपको यूनियन टेरिटरी दे दी, यूनियन उसकी टेरिटरी दे दी, देन हमने आपको सिटीजनशिप दे दी, फिर हमने आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए 12 से लेके 35 तक। जब हमने राइट्स दिए तो राइट्स पे कंट्रोल करना जरूरी होती है, तो उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आया डीपीएसपी, जो कि कौन बनाता है? पॉलिसीज सरकार बनाती है, स्टेट के द्वारा डीपीएसपी बनाई जाती है। 36 से 51 यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लेकर आए? आयरलैंड से। और ये कहाँ से आए? अमेरिका से। इसको कहाँ से लेकर आए अपन? अमेरिका से। ये आयरलैंड से प्री के क्वेश्चन है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई तो फिर आपने कहा भैया फंडामेंटल क्या बोलते हैं पॉलिसीज आ गई, तो आपने कहा ड्यूटीज भी ले आओ, तो आपकी ड्यूटी लेकर आए 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बात करता है 51 है, एक ही आर्टिकल है जिसके अंदर A से K तक के प्रोविजंस दिए गए। कहाँ से कहाँ तक? A से K तक के प्रोविजन। ये K वाला प्रोविजन बाद में ऐड हुआ था। 4A जैसे कि बीच में आया है, तो कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया है। और कौन सी कमेटी से आया था? ये आया था स्वर्ण सिंह कमेटी से आपके पास आया था। और इसको कहाँ से लिया है? ये सोवियत रूस से लिया गया। ये पूरा का पूरा आपका प्री का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ जो इसमें के पॉइंट है, वो के पॉइंट कहाँ से आया है? वो के पॉइंट आया आपके पास 1986 के अमेंडमेंट से आया है। तो पार्ट 1 कहना यूनियन और टेरिटरी आ जाती है। पार्ट नंबर 2 जो है वो बात करता है सिटीजनशिप की। और पार्ट नंबर 3 कहता है फंडामेंटल राइट्स दे दो, और डी कहता ड्यूटीज दे दो। डी कहता पॉलिसीज ले आओ, पार्ट 4 कहता है पॉलिसीज ले आओ, और पार्ट 4A कहता है ड्यूटीज दे दो। यहाँ पे आपका पहला बंच खत्म होता है। देन आता है 5वें पे। अब हम सब कहाँ रहते हैं? इंडिया में, दैट इज यूनियन। और यूनियन के अंदर हम सब स्टेट में बटे हुए, तो द स्टेट। तो पार्ट नंबर 5 कहता है मैं यूनियन हूँ 52 से 51 तक, 52 से 151 तक। पार्ट 6 कहता है कि मैं आपका स्टेट हूँ 152 से 237 तक। तो क्या आया? पहला यूनियन आया, यूनियन को स्टेट में डिवाइड किया। जब आपने 6 में स्टेट में डिवाइड किया तो 7 में पार्ट बी की जो स्टेट थे उसको रिपील कर दिया। तो पार्ट बी जो है रिपील हो गया, 238 था। फिर बच गया हमारे पास यूनियन टेरिटरी, जो बात करता है 239 से 242। आज के दिन हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरी है? हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कौन कौन सी है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी 4। देर आता आपके पास दमन दीव, दादर नगर हवेली, फिर अंडमान निकोबार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आता है लद्दाख। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 8 हो गई, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर यूनियन टेरिटरी के पास हम चलते हैं सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायत। कौन है सबसे छोटी इकाई? पंचायत है 243 से 243 ओ तक है। और पंचायत से थोड़ी सी ऊपर होती है वो होती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी 243 पी से 243 जेड जी तक, जिसको 74th अमेंडमेंट
1992 को जोड़ा गया है। और देन उसके बाद आई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बात करता है 243ZH से ZT तक, जो कि 97th अमेंडमेंट 2011 से जोड़ी गई। ये जितने भी अमेंडमेंट बीच बीच में आ रहे सारे के सारे आपके प्री के एग्जाम में काम आते हैं। और देन आता है हमारे पास पार्ट नंबर 10 और जो कहता है शेड्यूल ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज की बात करता है, जो बात करता है 244 से 244A। तो क्या नोट किया आपने नोट किया है कि आपको पहले हमने 1 से लगाकर 4A तक बता दीजिएगा, 1 से 4A तक आपको आपके राइट बता दिए, फिर 5 से लेके हमने आपको आपके प्लेसेस बता दिए कि क्या क्या जगह हमारे पास है। अब आप कहते हैं भैया अब हमें यहाँ पे काम करना है, तो काम करने के लिए क्या चाहिए, 11 से 14A तक चाहिए। तो आइए 11 से 14A तक चलते हैं। 11 कहते हैं जब सब कुछ आ गया तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टेट और यूनियन। काम भी तो करना पड़ेगा भाई, पहले हम आए, सिटीजनशिप दी, राइट्स दे दिए, फिर हमें हमारा एरिया दे दिया, तो अब रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप की बात करता है 245 से 263। जैसे रिलेशनशिप हुई तो हमने स्टार्ट किया 4 चीज़ें। सबसे पहले हमने क्या किया, 12 के अंदर कहता है कि हमने आपको फाइनेंस, पैसा आया आप सबके पास, फाइनेंस आया, फाइनेंस आई तो हम सब ने क्या की, प्रॉपर्टी खरीदी, फाइनेंस आया, प्रॉपर्टी खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच हुआ तो सूट किया। कितना याद करना है, फाइनेंस आता है, पैसा आता है, प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो सूट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 264 से 300A। ये जो 300A है यहीं से हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है, जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 से जोड़ा गया था। यही हमारा प्री का क्वेश्चन है। ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, नाउ अब ये हमारा प्रॉपर्टी का राइट हो गया। क्या हो गया, अभी हमारा प्रॉपर्टी राइट हो गया। देन आता है आपके पास पार्ट नंबर 13 कहता है कि चलो रिलेशनशिप हो गई, हमने बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो पूरे इंडिया में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया में हम काम करेंगे 301 से 307। जब भी हम बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हम पर कंट्रोल करने के लिए कौन आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं। उन ऑफिसर्स के अपॉइंटेड फॉर्म में करते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो बात करता है 308 से 323। ये जो ऑफिसर्स हैं जो हम लोगों पे कंट्रोल करने का काम करते हैं, कभी कभी इनसे गलतियां होती है तो इनके अगेंस्ट हम कहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इनके ट्राइब्यूनल्स पे। और ये ट्राइब्यूनल है 323A से B तक। जब भी कोई चीज़ जुड़ती है तो बीच में तो उसके आर्टिकल्स भी बीच में ही होते हैं। और ये कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट 1976। ये भी आपका प्री का क्वेश्चन है कि पार्ट नंबर 14A कब जुड़ा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा फिर से एक चीज़ खत्म होती है। तो क्या कहा मैंने यहाँ पे कि 1 से 4A तक हमें हमारा अधिकार दे दिए, 5 to 10 हमें हमारी टेरिटरी दे दी, 11 से 14A तक हमें हमारा काम करने के लिए स्कोप दे दिया। और जब सब कुछ बढ़िया चलता है तो फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्शन, सब कुछ खत्म करने के लिए। तो यह है हमारा इलेक्शन 324 से 329A तक। जब भी हमारे इलेक्शन की बात आती है तो झगड़े स्टार्ट, हमें भी रिजर्वेशन दे दो, तो ये लीजिए स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस 303 से 342 से, आइए इनको भी इनके रिजर्वेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिर से हमारे पास एक नया आया जो बात करता है 15 से लेके 16 तक। और देन आता है आपके पास 17 से लेके 22 तक। तो जब भी आपको चैप्टराइजेशन याद करना, उनको इन बंच में डिवाइड कर दो कि 1 to 4 आपको राइट्स क्रिएट कराता है, 5 to 10 आपको प्लेसेस देता है, टेरिटरी देता है, 11 से 14 आपको बिजनेस और कंट्रोल की बात करता है, 15 से 16 इलेक्शन की बात करता है, और 17 से 22 अदर की बात करता है। तो तोड़ के याद करोगे तो चैप्टराइजेशन आपको याद हो जाएगा। देन आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 17 कहता है कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, किस लैंग्वेज में आप लोग बात करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है 343 से 351 तक। इसमें हमारे लिए काम का है 348। क्यों भैया 348 हमारे लिए काम का है, क्योंकि हम हैं जुडिशरी वाले। और 348 बताता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट 348 बताता है हमें सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में। क्यों, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज के बारे में सीआरपीसी की सीआरपीसी में दी गई 272 में, और सीपीसी की सीपीसी में दी गई 139 में। उन्होंने अपनी अपनी खुद को ही दे दी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे पास 137 में सीपीसी। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये बात करता है 18 कहता है इमरजेंसी लगा दो। क्या कर दो, इमरजेंसी लगा दो। 352 से 360 एकमात्र ऐसा पार्ट है जो आपको पूरा याद है, एकमात्र ऐसा पार्ट है जो आपको पूरा याद है, जो बात करता है 352 से 360 तक। और देन आता है आपके पास मिसलेनियस 361 से 367। अरे मिसलेनियस बड़ा जल्दी आ गया, सभी जगह मिसलेनियस है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ का मिसलेनियस चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है 368 में। और अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्ट टाइटल देना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, ट्रांसलेशन करानी पड़ती है। नहीं, अमेंडमेंट कैसा होता है 21 कहता है टेम्पररी होता है। अमेंडमेंट कैसा होगा, टेम्पररी होगा, और उस टेम्पररी का हमें नाम देना पड़ेगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड हिंदी में उसका ट्रांसलेशंस। तो आप देखेंगे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो अगर जैसे अपन पढ़ते हैं ना शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट सेक्शन नंबर 1 सीआरपीसी सीपीसी आईपीसी एविडेंस सब में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया गया, पार्ट नंबर 22 में।
तो आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल नाम कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 393 में, और यही प्री का सवाल है, आता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए सबसे पहले काम कीजिएगा, इसका डायग्राम बनाएगा और डायग्राम बना के इसको सुंदर सा लिखिएगा और लिखने के बाद इसको याद कीजिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए केवल बैरेक सफिशिएंट नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए आपको जैन पांडे जी को लाना पड़ेगा। हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, गहन अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा आप दूसरे गाइड्स भी फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जितना बैरेक में है उससे ज़्यादा बैरेक से बाहर से आता है, ये ध्यान रखना है। जितना वो बैरेक में उससे ज़्यादा वो बैरेक से बाहर से आता है। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में वेस्ट बंगाल की क्लासेस चलती हैं, फाउंडेशन बेसिस चलते हैं, वेस्ट बंगाल की टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट सीरीज चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की फीस क्या है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए